हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 जीव विज्ञान विषय का पेपर, जिसको कि हम बहुत कम ही समय में इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को बताने वाले हैं। और इसमें जो वर्णात्मक प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जिनके यहाँ पेपर हो गया है वो बच्चे सभी क्या काम करेंगे, इसका मिलान करेंगे, और जहाँ अभी पेपर नहीं हुआ है, जिस विद्यालय में अभी पेपर चल रहा है, उनके लिए क्या है, यह वीडियो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तथा बोर्ड परीक्षा में भी इसमें से आपको 75% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये चीज़ें हैं इसमें देखा जाए। अब हम लोग क्या काम करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला को इसमें कुछ नोट दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं वो सब क्या है, अनिवार्य है। समय 3 घंटे का है। पूर्णांक 70 नंबर के रहेंगे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये संशय होगा कि हम लोग का OMR बेस का पेपर होगा या पिछले पैटर्न पर जो भी अभी तक होता आ रहा है उसी पैटर्न पर होगा। तो देखिए, आप सभी के लिए हमने माध्यमिक शिक्षा परिषद का ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पर हमने मेल कर दिया है इसकी जानकारी लेने के लिए, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा हम उस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों तक वो सूचना पहुंचा देंगे। हेल्पलाइन नंबर पर हमने कई बार कोशिश किया कि बात हो जाए, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाया उस पर। इस वजह से अब इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसा भी होगा, हाफ ईयरली में पेपर तो पुराने पैटर्न पर आ रहे हैं। जो विद्या क्वेश्चन बैंक है या और अन्य क्वेश्चन बैंक है उसमें भी जो मॉडल पेपर दिया गया हो पुराने ही पैटर्न पर है। इसलिए फ्रेंड्स क्या है, आप लोग बिना कुछ सोचे जो पुराना पैटर्न है उसी बेस पर आप लोग तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको हम लोग करेंगे और उसके बाद जो वर्णात्मक प्रश्न है उसका भी उत्तर हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखो। पहले का है, आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर होते हैं। तो आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर कहाँ होते हैं, मादा जन्नांग, नर जन्नांग, आ एवं बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्तबीजी पौधों में पुंकेसर किसमें होंगे, नर जन्नांग के भाग होते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खा निभाग पाया जाता है। तो परागकण में, बीजांड में, भ्रूणकोश में, उपरोक्त में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीजांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पहले का गा है, एंड्रोजन स्रावित होता है किससे, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा वाले प्रश्न का लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। एंड्रोजन जो स्रावित होता है, एंड्रोजन क्या है, एक हार्मोन है, ये किससे स्रावित होता है, तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या है, घा आर्तो चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। LH, FSH, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH व एस्ट्रोजन। तो क्या हो जाएगा यहाँ, FSH, LH व एस्ट्रोजन तीनों है। तो इसमें राइट ऑप्शन में डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों है। या उपरोक्त सभी का होता तब टिक किया जाता, लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी ना दे करके क्या दिया गया, FSH, LH व एस्ट्रोजन तीनों दे दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या है, इसमें बहुविकल्पीय जो प्रश्न थे वो हम बता दिए। अब आगे इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या है, प्रश्न संख्या 2 है, अतिलघुत्तरीय प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न में दूसरे का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। 5 प्रश्न इसमें बना दिए गए हैं 2-2 नंबर के। एक एक नंबर के, 5 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। अतिलघुत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे। तो दूसरे का है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, आप सभी लोगों को पता है 46 होती है। अगर जोड़ी में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। तो देखिए क्या होता है, नर नीलगाह में सिंह, भेड़ में सिंह, उसके साथ साथ क्या है, मनुष्यों में नर जो होते हैं उनमें स्तन ग्रंथियों का अल्प विकास तथा दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया ना होना, ये सब क्या है, वंशागत लक्षण है। लेकिन क्या है, ये जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित हैं ये लक्षण है, जिनके गुण जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित ना हो, ये पूछा गया। मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित ना हो, ये चीज़ें हैं। मनुष्य की जब बात आएगी तो ये चीज़ें होगा। और इसमें जो हम नीलगाह बताए हैं, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि लिंग सहलग्न लक्षण क्या है, लिंग सहलग्न वंशागत क्या है, तब आप लोग भेड़ और उसके बाद फिर नीलगाह का देंगे, लेकिन यहाँ मनुष्य की बात है, ये चीज़ें। आगे क्या है, वंशागत का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो वंशागत का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, इसका राइट आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, वाल्टर सटन और थियोडर बोवेरी ने 1902 ईस्वी में क्या किया था, वंशागत का क्रोमोसोमवाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घा है, कीस्टोन प्रजाति क्या है? तो कीस्टोन प्रजाति क्या होती हैं, वे जीव जिन पर पारिस्थितिकी तंत्र में कई अन्य प्रजातियां निर्भर रहती हैं, यानी कि वे जीवधारी जिन पर पारिस्थितिकी तंत्र में कई अन्य जातियां निर्भर रहती हैं, ऐसे प्रजाति को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो देखिए ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप लोग ऐसे प्रश्नों को काफ़ी बार प्रयास कर लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में या हाफ ईयरली एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम जो भी हो आपका एग्जाम, उसमें कोई गलती ना हो। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में निषेचन आंतरिक होता है। फीमेल में जो क्या है, अंडवाहिनी होता है जिसको डिम्ब वाहिनी कहा जाता है या फेलोपियन ट्यूब यहाँ बोला जाए, उसके 3 भाग होते हैं। तो जो तुम्बिका क्षेत्र होता है जिसको इंग्लिश में एम्पुला बोला जाता है, वहीं पर क्या होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न क्या है इसमें, तीसरा प्रश्न, तीसरे का है लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाला हार्मोन। तो लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित होने वाला कौन सा हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? तो बहुभ्रूणता का परिभाषा क्या बनेगा, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसमें किया था, संतरे में किया था। अब बहुभ्रूणता का परिभाषा क्या होगा, जब एक ही बीजांड या बीज के अंदर एक या एक से अधिक भ्रूणों का बनना क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। यानी कि एक ही बीजांड या बीज के अंदर एक या एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है सरल बहुभ्रूणता, दूसरा होता है मिश्रित बहुभ्रूणता। ये चीज़ें हैं, आप लोग सत्य और असत्य कूट बहुभ्रूणता भी पढ़े होंगे, ऐसा कुछ करके पढ़े होंगे। यह है, तो एक है सत्य और एक है असत्य या फिर मिथ्या, जैसा भी आप लोग तैयारी किए हैं आप अपने स्तर से लिखिएगा, ये है। लेकिन यहाँ बहुभ्रूणता का केवल परिभाषा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का गा है, अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन क्या है? तो अनिषेक फलन का उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अनिषेक फलन क्या है। अनिषेक फलन मतलब क्या होता है, बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। अनिषेक फलन निम्न 2 प्रकार का होता है, एक हो जाएगा प्राकृतिक अनिषेक फलन, एक होता है कृत्रिम अनिषेक फलन। अब अनिषेक फलन वाले जितने भी फल होते हैं, ऐसे फल मुख्यतः बीज रहित होते हैं, अर्थात उसमें बीज नहीं पाया जाता। बिना बीज वाले फल जैसे अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, ये सब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीज क्या है, एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बीज जो है निषेचन के उपरांत अंडाशय फूल करके फल का निर्माण कर लेता है तथा उसके अंदर जो बीजांड है उससे बीज का निर्माण हो जाता है, तो वही क्या कहलाएगा, बीज कहलाएगा। एक बीज की संरचना, तो एक बीज अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, आवृतबीजी पौधों के अंदर बीज पाया जाता है।
बीज की संरचना, बीज की संरचना की अगर बात की जाए तो बीज की संरचना जैसे मान लीजिए ये आप ऐसे बना लिए, क्या है ये आप चना समझ लीजिए, चना ये है। तो चना चूंकि द्विबीजपत्री है, इसके ऊपर बीज आवरण भी पाया जाता है आवृतबीजी होने की वजह से, लेकिन इसके अंदर एलुरोम सतह एक पाया जाता है। उसके बाद फिर क्या है, मूलांकुर चोल और परांकुर चोल आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए इतना ठीक ठाक है। अगला प्रश्न देखा जाए, अगर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बताएंगे तो क्या होगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ न कुछ जानकारी आपको हर प्रश्न पर दे दें। अगला प्रश्न क्या है, सहायक जनन तकनीकी को परिभाषित कीजिए और आईवीएफ का एक विवरण दीजिए। सहायक जनन तकनीकी यानी कि ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो सहायक जनन तकनीकी वे तकनीकी होती हैं जिसकी सहायता से क्या है, जनन में सुविधा प्रदान होती है। ऐसे तकनीकी का प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति स्वतः संतानोत्पत्ति करने में असमर्थ होता है। यहाँ IVF के बारे में पूछा गया। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। यह एक ऐसी विधि होती है जिसमें एक पात्र अर्थात टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और ओवम को लेकर के क्या किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। निषेचन के उपरांत ही क्या है, जाइगोट का निर्माण होता है और वही जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो का रूप धारण करता है। ये है, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है IVF तकनीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 का है, लिंग गुणसूत्र से क्या तात्पर्य है, स्त्री तथा पुरुष में किस प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। लिंग गुणसूत्र मतलब वे गुणसूत्र होते हैं जो मनुष्य में एक जोड़ी पाए जाते हैं। बाकी समजात गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात गुणसूत्र होते हैं। 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्री तथा पुरुष में किस प्रकार के, अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री में क्या है, XX क्रोमोजोम पाया जाएगा, किसमें, ये फीमेल में पाया जाता है। जबकि पुरुष में क्या है, पुरुष में जो है XY क्रोमोजोम पाया जाता है। ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 4 का खा, यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं, इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताइए। यौन संचारित रोग, इसको इंग्लिश में STD कहा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। वे रोग जो मुख्यतः यौन संपर्कों के द्वारा यानी कि लैंगिक क्रियाकलाप के द्वारा फैलता हो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो ऐसे रोग को क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग, या इसे यौन संचरणीय रोग के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। इससे बचने के कुछ उपाय, तो बचने के कुछ उपाय क्या है, निरोध का प्रयोग करना, जो बैरियर्स मेथड है फैमिली प्लानिंग के, उसका यहाँ यूज किया जाएगा, चाहे मेल हो या फीमेल। उसके लिए क्या है, यौन संचारित रोगों से बचने के लिए निरोध का प्रयोग। और क्या है, संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क ना स्थापित किया जाए, या फिर क्या है कि अनजाने व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क ना स्थापित किया जाए। ये सब क्या है, यौन संचारित रोगों से बचने के उपाय हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 का गा, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मेंडल के प्रभाविता में क्या है, इसमें एक जोड़ी परस्पर लक्षणों के बीच संकरण कराया गया है, जिसमें लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी जीन लिया गया और बौने पौधे के लिए स्मॉल टी जीन लिया गया। अब इसमें जो है, इनमें क्या कराया गया, F1 पीढ़ी पर तो क्या जो पौधे प्राप्त हुए वो कहीं ना कहीं लंबे पौधे प्राप्त हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन पुनः जब इन्हीं का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो यहाँ पर क्या है, 3:1 इसका अनुपात प्राप्त हुआ, जिसमें 3 पौधे क्या है, लंबे और 1 पौधा बौना प्राप्त हुआ। यहाँ पर कैपिटल टी जीन के प्रभावी होने की वजह से 3 पौधे लंबे हो गए, जबकि स्मॉल टी जीन अप्रभावी है। तो यही क्या है, मेंडल का प्रभाविता का नियम है। बाकी डिटेल में आप अपने नोटबुक तथा टेक्स्ट बुक आदि की सहायता से तैयारी कर लीजिए। देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा विस्तार में बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आपके पास जिस हिसाब से समय है तो आप इस मॉडल पेपर को आप पहले से तैयारी किए हैं, केवल आपको रिवीजन करना है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ आपको स्टिमुलस दे देते हैं जिससे कि आपके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए और आप जो भी चीज़ें भूल रहे हैं वो आप तत्काल आपके दिमाग में आ जाए। अगला प्रश्न क्या है, मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है।
तो इसमें क्या है, मानव के शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मानव शुक्राणु की संरचना जो है क्या है, इसे ऊपर नुकीला रहता है। उसके बाद इसका जो मानव का शुक्राणु होता है वो हेड, नेक एंड टेल में डिवाइड होता है। यहाँ क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसको ऊर्जा प्रदान होती है। इसके अंदर यहाँ केंद्रक पाया जाता है सबसे ऊपर शीर्ष पर। यहाँ इसमें एक्रोसोम पाया जाता है। टेल जो होता है टिमटिमाने का काम करता है, जिससे इसको लोकोमोशन में सहायता प्रदान होता है। और यहाँ इसके नेक के बाद क्या है, यहाँ इस रीजन में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पांचवे का है, पांचवे का देखा जाए। हमने वो चीज़ें जो भी इस पर बनाया लिखा इसको हटा दिया इस वजह से, क्योंकि थोड़ा क्लियर हो जाए। पांचवे का है, डार्विनवाद क्या है, टिप्पणी लिखिए। तो डार्विनवाद आप लोग सुन लीजिए, इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। बाकी आप लोग अपने स्तर से तैयारी किए ही होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। डार्विनवाद, डार्विन के अगर मतानुसार देखा जाए तो प्रारंभिक काल में जिराफ का आकार बकरी सदृश था, यानी कि जिराफ का गर्दन बकरी के गर्दन के जैसा था। प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप गर्दन व अग्रपाद क्रमशः पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप लंबे होते गए और जिराफ की वर्तमान जाति की उत्पत्ति हुई। यानी कि पहले कभी जब जिराफ हुआ करते थे तो बकरी के जैसा हुआ करते थे, उनके गर्दन के जैसा उनका गर्दन हुआ करता था। लेकिन आज के समय में क्या है, जिराफ के गर्दन काफ़ी लंबे हो गए हैं। ये डार्विन साहब का मत था। और डार्विन के मतानुसार नवीन लक्षणों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जीवन का संघर्षशील होना है। यानी कि स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो है, यानी कि लाइफ में जितने जो जीवधारी स्ट्रगल करेंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, उनका कहीं ना कहीं नवीन लक्षण उसमें विकसित होंगे। ये चीज़ें हैं। सॉरी, स्क्रीन जो है स्क्रॉल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें देखा जाए, पांचवे का खा क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है, यह केवल महिलाओं में होने वाला एक प्रकार का गुणसूत्रीय विकार है। इसमें एक्स गुणसूत्र गायब हो जाते हैं, जिस कारण से यहाँ गुणसूत्रों की संख्या क्या है इस सिंड्रोम में 45 हो जाती है। और ऐसी महिलाएं मुख्यतः क्या है, बाझपन के शिकार हो जाती हैं। इनमें अंडाशय अल्प विकसित हो जाता है, जिस कारण से वहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवम रिलीज नहीं हो पाता है और ऐसी महिलाएं बाझपन के शिकार रह जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, पांचवे का खा का बा, क्राई डू चैट सिंड्रोम क्या है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसका मतलब सुन लीजिए, इसका मतलब फ्रेंच जो है इसमें क्या बोला जाता है, बिल्ली का रोना। जो क्राई डू चैट का मतलब है बिल्ली का रोना। इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु बहुत तेज आवाज़ में रोते हैं जो बिल्ली जैसी लगती है। गुणसूत्र विलोपन के कारण स्वर यंत्र असामान्य रूप से विकसित होता है। यानी कि गुणसूत्र विलोपन के कारण स्वर यंत्र जो होता है, जो वोकल ऑर्गन है जिससे हम लोग बोल पाते हैं, आवाज़ आता है, तो क्या है, उसका असामान्य रूप से विकसित हो जाता है। मतलब उसकी जो विकासशील की प्रक्रिया हो कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है, जिस कारण से अल्प विकास इसका हो जाता है। और इसमें क्या है, जो बच्चे के रोने की आवाज़ को प्रभावित करता है। देखिए, जिस भी व्यक्ति का वोकल ऑर्गन कहीं ना कहीं साउंड प्रोड्यूसिंग जो ऑर्गन है, स्वर यंत्र, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों का आवाज़ भी कुछ ना कुछ प्रभावित होगा, अलग प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए, पांचवे का गा है, जैव पेटेंट क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। जैव पेटेंट, इसका आप लोग सुन लीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा। जैव पेटेंट को इंग्लिश में बायो पेटेंट कहेंगे। बायो पेटेंट, जिसे जीवन का पेटेंट भी कहा जाता है, जीवित जीवों पर पेटेंट होता है। यह सरकार द्वारा आविष्कार को दिया जाने वाला एक अधिकार है। यानी कि सरकार के द्वारा इस पर कोई बैन नहीं लगाया गया है जैव पेटेंट पर, जो कि एक आविष्कार के रूप में दिया जाने वाला एक अधिकार है। यानी कि आप नया नया आविष्कार करिए, कुछ करिए वैज्ञानिक तर्क लेकर के। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है, अगर देखा जाए तो इसमें ये भी हम बता देते हैं आप लोग को। बायो पेटेंट के जरिए सरकार आविष्कार को कुछ समय के लिए यह अधिकार देती है कि वह अपने आविष्कार को बनाने, इस्तेमाल करने, बेचने या आयात करने का काम दूसरों से
रोक सकता है। यानी कि बायो पेटेंट जो है इसका मुख्य उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे देश हैं, विदेशी कंपनियां हैं, लिली जैसे कंपनियां आकर के हमारे यहाँ से कुछ ऐसे उत्पाद को प्राप्त करके वो विदेशों में ले जा करके अपना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो वही सब चीज़ें हैं कि मतलब बायो पेटेंट जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लाभकारी गुणकारी तत्वों का प्रयोग करके आप कुछ न कुछ नई आविष्कार करें या नई दवाइयाँ बनाएं, वही क्या कहलाएगा, यहाँ बायो पेटेंट कहलाएगा, जिसमें कुछ न कुछ जीवधारियों का सहायता लिया जाए। यह है। और बाकी डिटेल में आप लोग टेक्स्ट बुक तथा नोटबुक आदि की सहायता से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अब है क्या, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है जिस कारण से आप लोग को थोड़ा असुविधा होगा। लेकिन क्या किया जाए, 3 घंटे का पेपर अब आपको कितना कम समय में हम कराने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसके बारे में बता दें, और जो आप याद किए हैं रिवीजन भी हो जाएगा। इसमें 5वें क्वेश्चन का घ है, भ्रूणकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इसमें फिगर भी बनाना भ्रूणकोश का, तो क्या है, विकास के विभिन्न अवस्थाओं का इसमें वर्णन करना। तो इसलिए आप लोग ये टेक्स्ट बुक की सहायता से फिगर बनाने का अभ्यास कर लेंगे तो इसका तैयारी अच्छे ढंग से हो जाएगा। फिगर आप अगर बनाने का प्रयास कर लिए तो तैयारी ठीक ठाक हो जाएगा, उसी से आप लिख ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वें का है, माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो माइकोराइजा किसी कवक तथा वाहित पादपों की जड़ों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध को कहते हैं। यानी कि माइकोराइजा जो है, जो कवक हैं और वाहित पादप हैं, उनके बीच का क्या है, परस्पर सहजीवी संबंध है। किसका, माइकोराइजा का। जैसे साइकस में आप देखे होंगे कवक मूल, और उसके बाद फिर क्या है, कोलेराइड रूट्स, तो वहाँ कोलेराइड रूट्स क्या है, वहाँ माइकोराइजा का संबंध होता है। आगे इसमें देखा जाए सहभोजिता क्या है, सहभोजिता का वर्णन कीजिए। सहभोजिता मतलब साथ साथ जीवन, यहाँ भोजन ग्रहण करना, यानी कि वे वनस्पतियाँ या वे पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों को परस्पर लाभ होता हो, कहीं किसी को हानि नहीं होता है। जैसे क्या है, किसी पौधे पर आर्किड का पौधा लगा हुआ है, आर्किड मतलब बांदा लग गया है, तो उस पौधे को न तो हानि होगा दूसरे को और ना ही लाभ होगा, लेकिन लाभ दोनों को, मतलब लाभ दोनों को होगा लेकिन हानि किसी को नहीं होगा। तो आर्किड के पौधा को भी लाभ हो जाता है और जिस पौधे पर वो रहता है वो पौधा भी लाभान्वित होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको। और वही परजीवी की बात किया जाए, परपोषी की बात किया जाए तो वहाँ रोगग्रस्त हो जाते हैं, जबकि इसमें सहभोजिता में ऐसा नहीं है, दोनों को लाभ होता है। ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में सुन लीजिए। आप लोगों को किशोरावस्था पर ड्रग और एल्कोहल के कुप्रभाव के दौरान कैनाबिनॉइड्स, मॉर्फिन, ये सब चीज़ें बताया गया था। तो ड्रग क्या है, स्मैक तथा चरस कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में सुन लीजिए। यह अफीम से तैयार की जाती है। अफीम से कई तरह के नशीले पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जिसमें स्मैक भी शामिल है। यानी कि स्मैक भी क्या है, नशीला पदार्थ है। तथा चरस कहाँ से प्राप्त होता है इसमें बताया गया है, तो इसके बारे में भी सुन लीजिए, जिसमें स्मैक भी शामिल है। स्मैक बनाने के लिए अफीम में दूसरे पदार्थों को भी शामिल किया जाता है। यानी कि स्मैक जब भी बनाना होता है तो अफीम में कुछ दूसरा पदार्थ थोड़ा मिला दिया जाता है, ये चीज़ें हैं, शामिल करके बनाया जाता है। फिर अफीम बनती है। चरस, अगर चरस की बात करें तो क्या है, इसे कैनेबिस नामक पौधा, कैनेबिस सटाइवा जो कैनेबिस या कैनेबिनॉइड्स रिसेप्टर आप लोग पढ़े होंगे, कैनेबिनॉइड्स, ओपियाइड्स, ये सब चीज़ें पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं पढ़ाया गया होगा जहाँ भी, तो आप सभी क्या काम करेंगे, अपने टेक्स्ट बुक या नोटबुक आदि की सहायता से इसका एक बार तैयारी कर लेंगे। तो कैनेबिनॉइड्स जो है, ओपियाइड्स, ये सब कहीं ना कहीं मादक पदार्थ होते हैं, पौधा से होता है और इस पौधे से रेजिन निकलता है। स्मैक का रासायनिक नाम डायमार्फिक होता है। स्मैक का अगर रासायनिक नाम बताया जाए तो डायमार्फिन होता है। ये है। अगला प्रश्न क्या है, 6वें का घ, आनुवांशिक कूट पर टिप्पणी लिखिए। तो आनुवांशिक कूट ये मुख्यतः एमिनो एसिड के बने होते हैं और यह मुख्यतः ये 3 की संख्या में होते हैं। ये कामा रहित होते हैं, ये हमेशा त्रिक होते हैं। ये चीज़ें स्टॉप कोडान, नॉनसेंस कोडान आदि कई प्रकार के कोडान होते हैं, जैसे AUG, UUU, ये सब क्या हैं, आनुवांशिक
कूट होते हैं। आनुवांशिक कूट की संख्या टोटल 64 होती है। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आनुवांशिक कूट है इसको आप लोग और विस्तार से तैयारी किए ही होंगे, तो हमने क्या किया, आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि ताकि आप जो चीज़ें याद किए हैं उसको एक बार दोबारा सुन लें। अगला प्रश्न क्या है, 7वें का प्रश्न संख्या 7 है। 7वें का मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तरों का क्या भविष्य होता है, स्पष्ट कीजिए। तो मानव भ्रूण के 3 प्रारंभिक जनन स्तर जो है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, ये सब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा। जो विकास का चैप्टर है, भ्रूणीय विकास या भ्रूणीय स्तर का प्रमाण, जो विकास के प्रमाण होते हैं, ये क्या है, भ्रूणीय स्तर का प्रमाण है। ये है एक जीव का रचना संबंधी जिसमें समजात समृष्ट अंग आएंगे, ये अथवा करके दिया गया है इसमें। तो आप चाहे 7वां का जो दिया गया उसमें ये करिए ऊपर वाला, या फिर इसमें अथवा शुक्र जनन क्या है, संक्षेप में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। शुक्र जनन मतलब क्या, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहलाती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न संख्या 8 है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या है, परागण होगा, परागण होने के बाद निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद क्या है, जाइगोट बनता है, वही युग्मज जो बनता है उसी युग्मज का आगे चल करके विकास होता है। तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आप लोग टेक्स्ट बुक या नोटबुक आज की सहायता से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें अथवा करके दिया गया है, पर परागण क्या है, इससे होने वाले लाभ या हानि का उल्लेख कीजिए। पर परागण, पर मतलब हो गया पराया, परागण मतलब परागकणों का गमन। यानी कि जब किसी स्त्री केसर के पुष्प वार्तिकाग्र पर क्या है, किसी पराये के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा या किसी बाह्य कारक के द्वारा परागकण पहुंचते हैं, तो वहां पर होने वाली परागण की प्रक्रिया को परपरागण कहा जाता है। इससे होने वाले लाभ जो हैं क्या है कि ऐसे पौधे, ऐसी प्रक्रिया मुख्यतः एकलिंगी पौधों में संपन्न हो जाती है। उसके साथ साथ क्या है, इसमें कहीं ना कहीं मकरंद निकलता है। और इसकी अगर हानि की बात करें तो इसमें युग्मक शुद्धता नहीं हो पाता है, पर परागण में ऐच्छिक परागण नहीं हो पाता है, इसमें ये चीज़ें हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9 है। देखिए जो पर परागण के लाभ और हानि बताया गया है, इसका भी थोड़ा डिटेल में आप लोग अपने टेक्स्ट बुक या नोटबुक आदि की सहायता से देख लीजिएगा। 9वां प्रश्न क्या है, निषेचन क्या है, मानव में निषेचन कहाँ और किस प्रकार होता है। तो निषेचन नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपसी संयुग्मन ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। मानव में अगर निषेचन की बात की जाए तो निषेचन मुख्यतः आंतरिक होता है, और इसके साथ साथ क्या है, मानव में जो मादा है, मादा के जो डिम्बवाहिनी या अंडवाहिनी होता है या फेलोपियन ट्यूब, तो क्या है, डिम्बवाहिनी का जो एम्पुला एरिया होता है अर्थात तुम्बिका क्षेत्र, वहीं पर क्या है, निषेचन होता है। और निषेचन आंतरिक होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से होता है। अथवा करके इसमें दिया गया है, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसके निम्न कारण है, अशिक्षा है, बाल विवाह है, अंधविश्वास है या आडंबर है, इसके साथ साथ पुत्र को महत्व देना, ये सब क्या है, समाज में कहीं ना कहीं जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण है। और भारत की गर्म जलवायु, ये भी एक प्रमुख कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि में, भारत की जनसंख्या वृद्धि में। आगे इसका निवारण, निवारण क्या है, परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग करके, तथा क्या है, इसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करके, इसके साथ साथ क्या है, बाल विवाह को बंद कर दिया जाए। इसमें बालकों की उम्र 21 साल और बालिकाओं का उम्र 18 वर्ष करके क्या किया जा सकता है, जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। आगे देखा जाए, इसमें कुछ प्रश्न और दिए गए हैं। आगे देखिए, इसमें ये एंड हो गया यहीं तक। तो आप लोगों के लिए जो भी पेपर हमने ये सॉल्व कराया, इसमें केवल और केवल 9 प्रश्न। उम्मीद ये रखिए कि आप सभी के परीक्षा में भी केवल और केवल 9 ही प्रश्न आएंगे। अब आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इस प्रकार से आने वाले नए नए वीडियो आप लोगों तक नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।